तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कंसीडरेशन जो है हमेशा डिज़ायर किसके होता है, प्रोमिसर के डिज़ायर पे होता है। ठीक है, तो इस पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना कि एग्जाम्पल पे ही बात करेंगे। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल पेपर में लिखोगे उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक कंसीडरेशन है कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कह रहा है वॉलेंटरली एक्ट ऑल्सो वुड बी कॉन्स्टिट्यूट गुड कंसिडरेशन इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे ये कह रहा है इफ़ rushes to be help who house is on fire there is a no consideration here it is a voluntarily act of a। जैसे अगर कोई आपको वॉलेंटरली कोई काम कर रहा है, ठीक है, अब वॉलेंटरली काम कर सकता है तो उसके लिए तो उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो वॉलेंटरली है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। लेकिन अगर कहता है, अगर बी ने प्रॉमिस किया है कि भाई तूने मेरा घर बचाया है और मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा, तो फिर तो उसे देना पड़ेगा, फिर तो उसे देना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि वो रिवॉर्ड हो जाता है एक तरीके का। ठीक है ना, तो वहाँ पर हेल्प देयर इज़ ए कंसिडरेशन, जैसे लिखा है ना गिव टू अ रिवॉर्ड, आपने उसे रिवॉर्ड दिया कि उसने आपकी जान बचाई, तो उसने उस केस में आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो ये एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। ज़्यादा कुछ आपको नोट नहीं करना है, इसलिए मैं आपको इसका पहला एसेंशियल आपने लिख लिया। दूसरा एसेंशियल क्या कहता है, कंसिडरेशन मे बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी एंड अदर पर्सन। देखो कंसिडरेशन चाहे प्रोमिसी पे करे या प्रोमिस की जगह पे, यानी प्रोमिसी की जगह कोई थर्ड पर्सन भी पे कर सकता है। वैसे तो कह रहा है इन इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन मस्ट बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी पर्सन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, ये एक केस था चनैया वर्सेस रमैया। वैसे क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका प्राइवेट लॉ होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, प्राइवेट लॉ का मतलब होता है कि अगर दो पार्टी के बीच अगर किसी चीज़ का समझौता हुआ और वो इसमें से एक बंदा अपना जो प्रॉमिस था वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप जब केस फाइल होगा तो वही बंदा करेगा जिसके खिलाफ उसने, मतलब एक तरीके से कह लो कि जिसके अगेंस्ट उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही बंदा फाइल करेगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट लॉ है, जिसमें जिसको नुकसान होगा वही केस करेगा। तो यहाँ पर ना एक केस है जो कि इस बात को करता है कि कंसिडरेशन जो है मूव हो सकता है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कैसे, यहाँ लिखा है एक केस है जिसका नाम है चनैया वर्सेस रमैया, बहुत ही फेमस केस है जो 1881 में हुआ था। इसमें क्या केस था, इसमें ये था, इन दिस केस अ बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। ठीक है, ओके, एक प्रॉपर्टी डीड आप समझते हो ना कि भाई एक अपनी डॉटर को एक प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट में दे रही है, ठीक है ना, एक लेडी, और विद अ डायरेक्शन दैट द डॉटर, ठीक है ना, लेकिन साथ साथ डॉटर को ये बोल भी रही है, देखो कि मैं आपको गिफ्ट तो दे रही हूँ, प्रॉपर्टी आपके नाम कर रही हूँ, लेकिन बदले में एक शर्त ये है कि आप जो है एक एन्युटी पे करोगे एज ब्रदर को, यानी ये जो ओल्ड लेडी थी जिसका नाम ए है, उसका एक ब्रदर था, उसको आप एक कुछ अमाउंट एन्युटी पे करोगे हर महीने, जो भी आप देना चाहो। तो डॉटर मान गई, उस समय तो मान गई, भाई क्या करें, गिफ्ट मिल रहा था प्रॉपर्टी, अगर वहाँ ना कर देती तो फिर वो भी नहीं मिलता। तो उस समय क्या किया, डॉटर ने कहा हाँ ठीक है कर दे दूँगे, आपके ब्रदर को देना है ना, ठीक है, मैं आपको आपके ब्रदर को हर महीने पैसा देते रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ करके प्रॉपर्टी उसके नाम हो चुकी। आगे कह रहा है एज हैड बीन डन बाय ए ऑन द सेम डे डॉटर एग्जीक्यूट राइट इन फेवर ऑफ ब्रदर एग्रीटिंग टू पे द एन्युटी। यानी यहाँ पर बाद में, मैंने कहा ना बाद में भाई साहब कुछ भी हो सकता है, बाद में डॉटर जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मैं क्यों दूँ पैसे इसे, हैं क्या इसने मेरे को कुछ दिया है कि जो इसे मैं पैसे दूँ। तो वही कह रहा है द डॉटर, यहाँ आप देखोगे
द डॉटर डिक्लाइन फुलफिल प्रॉमिस एंड ब्रदर शू रिकवर अमाउंट। और फिर बाद में जैसे ही उसकी डॉटर ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसके ब्रदर ने जो है केस फाइल किया। द अमाउंट ऑफ डिफेंडेड यानी जो सिस्टर कंसिडर्ड नो कंसिडरेशन फ्रॉम द ब्रदर। यहाँ पर उसकी जो डॉटर है उसने ये लगाया कि भाई मैं इसको पैसे क्यों दी, इससे मेरे को कुछ कंसिडरेशन में थोड़ी मिल रहा है, ये तो मैंने ए से लिया है, ये प्रॉपर्टी तो मेरे को ए को देना है, इससे थोड़ी देना है, ए तो क्या है। तो इस तरीके से बोला कि मैं इसके ब्रदर को क्यों दूँ, मैंने इससे थोड़ी कुछ लिया है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है, ये रहा, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सपोर्टेड एंड कैन बी सपोर्टेड इवन बाय कंसिडरेशन फ्रॉम अदर देन प्रॉमिस। ठीक है ना, अगर ए ने कहा कि भाई तुम इसे पैसे दोगे तो दोगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, थर्ड पर्सन को आप दे रहे हो तो दोगे, और यहाँ पे ब्रदर जो है वो इंटाइटल है, वो एक कहते हैं रकम लेने के लिए सुनिश्चित है। ठीक है ना, उसको आप रकम दोगे। तो उसमें जो है इसकी जो डॉटर थी बाद में उसने जो है ए के ब्रदर को पैसा दिया, उसकी वजह यही थी। आप पूरी कहानी पढ़ लेना इसमें, यार मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा रहा था तो इसमें ओके। तो उसके बाद इसमें अगला है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जनरल रूल इज दैट पर्सन इंटाइटल टू बेनिफिट या बाउंड बाय ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट आर इंटाइटल टू शू अपॉन इट। Thus, the stranger to contract cannot file suit enforce any right arising out of the contract। मैं भी आपको ये बोल रहा था कि कोई बाहर का बंदा जो है केस फाइल नहीं कर सकता, वही बंदा कर सकता है जो उसके रिगार्डिंग है, या जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वही इंटाइटल है, वही पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ थी इसमें। तो आई होप आपको ये तीन चीज़ें क्लियर होंगी। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है आपको, ठीक है ना, कि उसमें वही शू कर सकता है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई स्ट्रेंजर नहीं कर सकता। ये बात इसमें लिखी हुई है। कह रहा है इफ़ ए फॉर अ गुड कंसिडरेशन एग्रीड विद बी दैट ही विल नॉट शू फॉर सी फॉर नेग्लिजेंस। ठीक है ना, सी कहाँ से आ गया इसमें, सी का तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई साहब। द लेटर विल नॉट बी एबल टू सेट अ प्रॉमिस ऑफ ए, ये फैंस मिल जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, सी का नेग्लिजेंस यहाँ से क्या लेना देना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। ये केस है एक, आप ये केस पढ़ सकते हो, आप चाहो एक एग्जांपल में, कि फादर ऑफ बॉय एंड द फादर ऑफ द गर्ल हु वाज द मैरिड टू द बॉय एग्री टू ईच ऑफ देम शैल पे सम अमाउंट ऑफ मनी टू द बॉय। आफ्टर मैरिज द हस्बैंड शुड हैव फुल पावर टू शू फॉर सच अ सम। After the death of both the contracting parties, the husband sue the executors of wife's father on the above agreement, but action was held not be maintainable because husband not a party to the contract। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से अगर आप देखो कि इसमें एक फादर था, फादर ऑफ बॉय, ठीक है, एंड द फादर ऑफ द गर्ल, इनके बीच एक तरीके से ही समझौता हुआ था कि वो जो है अगर उसका लड़का अगर उसकी लड़की से शादी कर लेता है तो एक सम अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है ना, आफ्टर द मैरिज द हस्बैंड शुड हैव फुल पावर टू सच अ सम अमाउंट पे करने का। बिल्कुल कि भाई अब शादी हो गई, अब पैसा लेने गया। आफ्टर द डेथ ऑफ द बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, बताओ यहाँ पर लिखा है कि दोनों के फादर मर गए, लड़के का भी और लड़की के भी, both the contracting party, the husband sue the executor of the wife father। ठीक है, हस्बैंड शू कर रहा है वाइफ के फादर के हिसाब से, को कर पाएगा नहीं, क्योंकि जब दोनों पार्टी मर चुके हैं तो थर्ड पार्टी नॉट इंटाइटल टू रिकवर्ड पर्सन। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है हस्बैंड वाज नॉट अ पार्टी, लिखा हुआ है। तो हस्बैंड वाज नॉट द पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी थे वो तो दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स के फादर थे, तो वो तो दोनों मर गए, तो वो कहाँ से अब वो कॉन्ट्रैक्ट रहा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, या इसे हम फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। खैर इतना ही आपने इसमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना है। अगली क्लास में मैं आपको इससे थोड़ा सा और कुछ कहानी सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय।